हेलो। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आपका अपना कार्यक्रम जहां हम खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित अलग अलग विषय आपके लिए लेकर आते हैं ताकि उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा हो सके और आपके जो सवाल हैं उनके तुरंत लाइव जवाब अपने विशेषज्ञों के माध्यम से आप तक पहुंचा सकें ताकि वो समस्याएं, वो चुनौतियां आपके कृषि संबंधी कार्यों से दूर हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हेलो किसान की और सबसे पहले बताते हैं आपको आज का हमारा विषय क्या है जिस पर आज हम आपके सवाल लेंगे। आज का हमारा विषय है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और साथ ही दूसरा विषय है बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल। मत्स्य संपदा योजना के बारे में हम आपको बताएंगे और अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं, इसे जोड़ना चाहते हैं तो किस तरीके से आप इसे अपना सकते हैं या फिर इससे जुड़े हुए लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही इस मौसम में पशुओं की देखरेख बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि मानसून आ चुका है और ऐसे में पशुओं में बीमारियाँ होने का खतरा बढ़ जाता है। उनके आवास और आहार को लेकर भी विशेष बातों का ध्यान रखना इस समय बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके कोई भी सवाल है इन दोनों ही विषयों से जुड़े हुए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सीधे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। तो आइए जानते हैं हमारे टोल फ्री नंबर 1800113060 1800113061 18001160 ये हमारा नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री है यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, बस आपको हमें फ़ोन करना है और अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और जैसे दोनों ही विषयों के बारे में हमने आपको बता दिया है तो जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा दें। डॉक्टर पवन शर्मा जी हमारे साथ हैं, सलाहकार हैं आप मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है आपका पवन जी। और हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार साहनी जी भी हैं, आप पूर्व संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग जयपुर राजस्थान से में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। तो अशोक जी से भी हम बात करेंगे और पवन जी मत्स्य पालन के बारे में जानकारी हमें देंगे और किस तरीके से इस मौसम में पशुओं की देखरेख करें ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कई बार हमारी गलती से या फिर जानकारी के अभाव के चलते पशुओं में संक्रमण हो जाता है। इस मौसम में हम आहार और आवास का उस तरह से ध्यान नहीं रखते हैं और हमारे जो पशुपालक हैं उन्हें बड़ा नुकसान झेलना पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति ना आए इसलिए आज हम इस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। और साथ ही मत्स्य पालन की अगर हम बात करें तो मछली पालन आज के समय में हमारे जो किसान हैं वो अपने खेतों में भी कर रहे हैं, किस तरीके से इसे अपना सकते हैं। हमारी सरकार जो है ब्लू रेवोल्यूशन को काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है, अनुदान दे रही है और कौन कौन से कदम इस दिशा में उठाए जा रहे हैं इन पर भी हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मत्स्य पालन के बारे में बात कर लेते हैं। पवन शर्मा जी आपसे जानना चाहूँगी, जैसे मैंने कहा ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति से कहा जा रहा है और हम देख रहे हैं कि बजट में भी विशेष तौर पर इसका जिक्र किया गया। किस तरीके से हम इस क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाश सकते हैं और जो हमारे वो किसान जो कि खेती किसानी के साथ अपने खेतों में मछली पालन भी करना चाहते हैं उनके लिए किस किस तरह के विकल्प हैं, अभी हमारी स्थिति क्या है मछली पालन के संदर्भ में? जी देखिए अंजू जी, ऐसा है कि भारत देश जो है उसमें एक छोटा सा मिसकंसेप्शन मैं कहूँ कि लोग कई बार सोचते हैं कि मछली पालन एक नया विषय है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत देश के अंदर मछली पालन जो है सदियों से जुड़ा हुआ है, बट उस समय तकनीकी का अभाव था, इसलिए जो मछली पालक थे या जिनको कहें कि मछुआरे थे, वो जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले जो खासकर जो लोग थे वो समुद्र में जाते थे या जो जलाशयों में जाते थे और वहाँ से जाल फेंक करके मछली जो है इकट्ठी करके लाते थे। तो ये एक तरीके से कैप्चर बेस्ड फिशरीज थी, केवल मछली को पकड़ना था। उस समय पालन की तकनीकियाँ लोगों के पास में नहीं थी। तो ये उस समय से लोगों की आजीविका का एक जो है महत्वपूर्ण साधन रहा। धीरे धीरे जैसे जैसे तकनीकी ने विकास किया तो जो मछुआरे थे वो मछली केवल कैप्चर के भरोसे ना हो करके मछली पालन तकनीकियों में इन्वॉल्व हुए और उन्होंने पौंड के जरिए जो है मछली पालन करके और अपनी आजीविका कमाना शुरू किया। तो एक मैं आपको छोटा सा दृश्य दिखाना चाहता हूं कि 1950 के अंदर जब आज़ादी के बाद में एक डाटा आया, उस समय भारत देश के अंदर जो कुल मछली उत्पादन था वो 0.75 मिलियन मीट्रिक टन था।
और आज 2018-19, 19-20 की अगर बात करी जाए तो हमारा जो कुल मछली उत्पादन है वो 13.75 मिलियन मेट्रिक टन है। और इस 13.75 मिलियन मेट्रिक टन कुल मछली उत्पादन के साथ हम पूरे विश्व का 7.58% मछली उत्पादन कर रहे हैं। जी जी। और इसके साथ हम जो है एक्वाकल्चर के क्षेत्र में विश्व के अंदर दूसरे नंबर पे हैं, चाइना के बाद हमारा नंबर आता है। लेकिन अभी भी हमको बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि अगर हम चाइना का कंट्रीब्यूशन देखें तो वो लगभग 40% पूरे विश्व का मछली उत्पादन कर रहा है, जबकि हम लोगों का केवल अभी 7.58 है। तो अभी बहुत सारा कार्य करना मछली पालन के क्षेत्र में हमको ज़रूरी है। हमारी अगर भौगोलिक और हमारे संसाधनों के बारे में बात की जाए तो भारत एक संसाधनों से भरपूर राष्ट्र है, मैं कहूँगा, जहाँ पे रिजर्वायर्स की अगर बात करी जाए तो 3.15 मिलियन हेक्टेयर जो है इसका क्षेत्रफल है। नदियों की बात करी जाए तो लगभग 29,000 किलोमीटर के आसपास नदियां और कैनाल्स हमारे देश के अंदर अवेलेबल है। अगर तटीय क्षेत्र की बात करी जाए तो 8,118 किलोमीटर जो है वो हमारी तटीय रेखा फैली हुई है। भारत देश 3 तरफ से जो है समुद्रों से घिरा हुआ है, जिसमें एक तरफ जो है अरब सागर है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी और तीसरा हिंद महासागर। तो हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। पौंड और टैंक की बात करी जाए तो 2.41 मिलियन हेक्टेयर का हमारा क्षेत्रफल। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें या संसाधनों की बात करें तो मत्स्य पालन के क्षेत्र में हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस नई तकनीक और नई योजनाओं से जुड़कर हमारे जो मछली पालक हैं वो नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने बताया कि अभी बहुत सारी संभावनाएं हमारे लिए उपलब्ध हैं, तो उन संभावनाओं को ट्रैप करना भी ज़रूरी है। और कैसे आप ये कर सकते हैं, इसी विषय पर आज हम आगे चर्चा करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देखिए आप। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली पालक और चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है। देश में काफी संख्या में लोग मछली पालन के काम से जुड़े हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मछली पालन के विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा होगा। मत्स्य योजना का मकसद नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन के लिए जरूरी अवसंरचना और मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकेगी। इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। मछली पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिससे मछली उत्पाद बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। इसके अलावा साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय 2 गुनी करने में भी मदद मिलेगी। तो भी आपने ये रिपोर्ट देखी जो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में थी। हमने आपको बहुत विस्तार से बताया कि इस योजना में क्या है और किस तरीके से एक नया रोड मैप आगे बढ़ने के लिए ये योजना हमारे सामने रखेगी। हमारे जो मछली पालक हैं उनके लिए कई तरह की संभावनाएं होंगी, कई तरह की सहूलियतें इस योजना के अंतर्गत उन तक पहुंचाई जाएगी। और आज का जो दूसरा हमारा विषय है अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। जी हाँ, इस मौसम में यानी खासतौर पर बरसात के मौसम में हमारे पशुपालकों को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार साहनी जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। साहनी साहब, जैसा कि मैंने कहा कि वैसे तो पशुपालक
अपने पशुओं का ध्यान रखते ही हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त आर्द्रता जो है काफ़ी रहती है और जो संक्रमण है वो चाहे मनुष्यों की बात करें या फिर पशुओं में, उनमें फैलने की आशंका ज़्यादा रहती है और इसी अनुसार हमें अपने खान पान आवास का ध्यान रखना चाहिए। हम जानना चाहेंगे आपसे कि किस किस तरह की बातों का हमारे पशुपालकों को इस वक्त ध्यान रखना चाहिए। देखिए, प्रचंड गर्मी, लू और गर्म हवाओं के बाद में जब बरसात का मौसम आता है तो मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और वनस्पतियों में एक नए जीवन का संचार हो जाता है। सभी में एक नई स्फूर्ति आ जाती है। पशु पक्षी जो अभी तक गर्मी में काफ़ी उनको पानी की कमी थी, उनको हरे चारे की कमी थी, उनका उत्पादन कम हो गया था, उनकी प्रजनन क्षमता कम हो गई थी और वो काफ़ी डिस्ट्रेस में आ गए थे, काफ़ी दबाव में आ गए थे। बरसात का मौसम आते ही उनमें एकदम खुशहाली आ जाती है। तो बरसात के मौसम में एक तो उनको पर्याप्त मात्रा में पानी सुलभ होता है और उनको हरा चारा भी पर्याप्त मात्रा में सुलभ होता है। तो एक तो उनकी जो है उत्पादन क्षमता बढ़ती है और उनकी प्रजनन क्षमता बढ़ती है। जुलाई से लेकर के मध्य जनवरी तक ये उत्पादन और प्रजनन क्षमता हमारे जो मादा पशु हैं उनकी निरंतर बढ़ती रहती है। तो अब जो आने वाले कुछ महीने हैं बरसात का मौसम, इसमें हमें पशुओं के उत्पादन और प्रजनन क्षमता का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। लेकिन साथ साथ इस मौसम में तापक्रम के उतार चढ़ाव से मक्खी, मच्छर, कलीले, जुएं, लीखें इत्यादि के पशु के शरीर में लगने से और वायुमंडल में नमी के बढ़ जाने से पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है और पशु कई तरह के संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं जी। तो इस मौसम में जो खास ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारी पशुशाला है वो बरसात के मौसम में, अगर अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया है तो पशुशाला की जो छत है सबसे पहले उसको देख लें, उसमें कोई छेद वगैरह तो नहीं है, उसमें कोई पानी तो नहीं टपकता। अगर बरसात के मौसम में पशुशाला से की छत से पानी टपकेगा तो उससे पशु जो है असहज अपने आप को महसूस करेगा। हो सकता है उसका उत्पादन में भी कमी हो जाए। ये देख लें, अगर छत हो, अगर छत में कोई छेद है तो उसकी रिपेयर करवा लें, उसकी दीवारों को अच्छी तरह साफ कर लें, छत को अच्छी तरह झाड़ू से सफाई कर लें, दीवारों की सफाई कर लें और खिड़कियों में अगर कुछ वो टूटी फूटी हैं तो उनकी मरम्मत करवा लें और जो उनके फर्श हैं उसको अच्छी तरह साफ कर लें और इसके लिए फिनाइल के घोल से उसकी दीवारों को साफ कर लें और उसकी जो है फर्श उसको साफ कर लें। जी, तो कुछ ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है हमारे पशुपालकों को। आगे और विस्तार से इसके बारे में हम आपसे जानेंगे साहनी साहब, लेकिन फिलहाल अभी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में भी बहुत सारी जानकारी हमारे किसानों तक, हमारे पशुपालकों तक पहुंच जाएगी। आइए नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट पर। देश में काफी संख्या में लोग पशुपालन के काम से जुड़े हैं। पशुओं को किसान का धन माना जाता है। गांवों में लोगों की आमदनी का एक मुख्य जरिया पशु, खासकर दुधारू पशु होते हैं। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार देश में गायों और भैंसों में कुल दुधारू पशुओं की संख्या 125.34 मिलियन थी, जो पिछली गणना की तुलना में 6.0% अधिक है। ग्रामीण इलाकों में लगभग हर घर में पशु जरूर पाले जाते हैं, लेकिन अच्छी आमदनी के लिए पशुओं की उचित देखभाल जरूरी है। खासकर बरसात में पशुओं के रहन सहन और खान पान पर खास ध्यान देना चाहिए। बरसात का मौसम पशुओं के लिए सबसे ज्यादा घातक माना जाता है। बरसात में पशुओं में गलघोटू व मुंह पका खुरपका जैसी बीमारी हो सकती है, जिस कारण पशुओं की अचानक मौत भी हो जाती है। इसलिए पशुओं को इन बीमारियों के टीके जरूर लगवाने चाहिए। बरसात में शेड में पानी नहीं भरने दे और बाड़े की नालियां साफ सुथरी रखे। बाड़े की सतह सूखी और फिसलन वाली नहीं होनी चाहिए। लगातार गीले होने के कारण पशुओं के खुरों में संक्रमण होने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए सप्ताह में 1 या 2 बार लाल दवाई के घोल से पशुओं के खुरों को साफ कर देना चाहिए। ज्यादा नमी के कारण पशु आहार में फफूंद लगने की आशंका रहती है और ऐसा आहार खाने से पशु बीमार हो सकते हैं। इसलिए दुधारू पशुओं के खान पान का भी विशेष ध्यान रखें।
पशुओं के बाड़े की छत से पानी नहीं टपकने दे और बाड़े के आसपास पानी का ठहराव नहीं होने दे। गंदे पानी में मच्छर और मक्खी पनपते हैं जो पशुओं में बीमारियां फैला सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए केरोसिन का तेल पानी वाले गड्ढों में डाला जा सकता है। पशुओं में बीमारी का कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह ले। बिल्कुल, अभी आपने रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट के अंत में हमने आपको कहा कि जैसे ही आपको अपने पशु में किसी तरह का बीमारी का लक्षण दिखाई दे उसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आगे और गंभीर हो सकता है किसी गंभीर बीमारी का ये संकेत हो, उसका ज़रूर उपचार करवाएं। विशेषज्ञ से, जो डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर इसको लेकर कंसल्ट करें और जो भी उपचार हो उसको अपनाएं। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं एक बार फिर से, और आपकी कॉल्स का हमें इंतज़ार रहेगा। अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर जो स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं नोट कर लें और वहां से हमें कॉल करें। विषय एक बार फिर से दोहरा दें, हमारा विषय है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और दूसरा हमारा विषय है बरसात के इस मौसम में पशुओं की देखभाल किस तरह से की जाए ताकि आपके पशु स्वस्थ रहें, उनकी उत्पादक क्षमता पर किसी तरह का विपरीत असर ना पड़े। पवन जी, जैसा कि अभी हमने शुरुआत में बात की कि मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार किस तरह से योजना लेकर आई है और ये 5 सालों का टारगेट है, तो इसमें ये तो सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रही हैं वो हैं, लेकिन इससे अगर हम सिर्फ मछली पालकों की बात करें, वो इस योजना से कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो किस किस तरह के उनके सामने विकल्प हैं या सुविधाएँ हैं? जी देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पूछी है। मैं एक छोटा सा आपको हाईलाइट कर देना चाहता हूँ डिपार्टमेंट के बारे में कि जो भारत सरकार का, या मैं कहूँ कि इंडिया का जो जीवीए है उसमें अभी हाल ही मत्स्य पालन विभाग ने 1.24% कंट्रीब्यूट किया है, और अगर एग्रीकल्चरल जीवीए की बात करी जाए तो 7.28% मत्स्य पालन विभाग ने कंट्रीब्यूट किया। तो इतना बड़ा स्कोप इसका देखते हुए भारत सरकार ने फरवरी 2019 में इस डिपार्टमेंट को अलग से एक डिपार्टमेंट एडजस्ट किया, और मई 2020 के अंदर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के साथ में जो है 20,050 करोड़ रुपए के निवेश को जो है मछली पालन विभाग में सहमति प्रदान की। 2000 ये जो नीली क्रांति का जो कॉन्सेप्ट था माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014-15 में 3,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ में ब्लू रेवोल्यूशन की शुरुआत की, और वो 2019-20 तक जो है वो योजना चली और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। उसी का ये परिणाम है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के रूप में एक बड़ी योजना को लॉन्च किया गया। तो अभी जैसे आपने पूछा कि हमारे किसान भाई और हमारे जो भारत देश के जो कृषक हैं, जो इच्छुक हैं मछली पालन में, वो किस तरीके से इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसके अंदर बेसिकली 2 कंपोनेंट हैं, एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है, इसके अंदर बेसिकली बेनिफिशियरी ओरिएंटेड कुछ सब कंपोनेंट्स हैं जिनमें वो लोग अप्लाई करके और सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कल्चर यूनिट और अपने जो भी उनके नए आइडियाज हैं उनको मछली पालन के क्षेत्र में। बिल्कुल, आपने बताया कि सब्सिडी यानी अनुदान वो प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका तरीका क्या है? जो हमारे भी किसान या मछली पालक हमें सुन रहे हैं वो अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करें? चलिए, अभी हमारे साथ एक कॉलर थे प्रेम कुमार यादव, उनसे संपर्क शायद हमारा टूट गया है, लेकिन अब हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रेम जी, आप हमें दोबारा कॉल लगाएं, जैसे ही आपका कॉल लगेगा ज़रूर हम आपके प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल करेंगे और अपने एक्सपर्ट से उसका जवाब भी लेंगे। कहीं मत जाइएगा, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, बात करेंगे मत्स्य पालन के बारे में और साथ ही इस मौसम में पशु की देखरेख कैसे करें, दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं। छोटा सा ब्रेक। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस।
और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम हेलो किसान में बात कर रहे हैं मत्स्य पालन के बारे में, विशेष तौर पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, और साथ ही इस मॉनसून में अपने पशुओं का रखरखाव इसकी किस तरह से आप कर सकते हैं, कैसे उन्हें बीमारियों से बचा सकते हैं, और कौन सी विशेष बातें हैं जो विशेषज्ञ हमारे बता रहे हैं आपके लिए ताकि आपके पशु स्वस्थ रहें। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आपके कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कीजिए। टोल फ्री नंबर हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश करें, वहां से आप नोट करें, अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। इस बीच दिलीप दुबे हैं जिन्होंने हमें झांसी से कॉल किया है, ये बात कर लेते हैं दिलीप जी से। जी दिलीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बताइए सवाल क्या है। सवाल ये है मैडम, भैंस बच्चा देने वाली थी, बच्चा फंस गया था तो उसका सारा खून बाहर, बच्चा निकलवाया हाथ से जी है, तो निकलवाया उसके बाद अब उसको कुछ आता है और बहुत बेहतर समझ में नहीं आ रहा। जरीब तो है नहीं, जरीब निकल गई, लाल हाथ तो जी वाइट वाइट का हाथ। अशोक जी, आप सुन पा रहे हैं दिलीप जी को? मैं दिलीप जी की आवाज आपकी मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। दिलीप जी आप दोबारा स्पष्ट बोलें। बच्चा निकाला गया था सर हाथ डाल के, तो अब भैंस कुछ सफेद। हेलो जी, आप किस पशु के बारे में बात कर रहे हैं दिलीप जी? भैंस के बारे में। भैंस के बारे में? हाँ जी, भैंस के बारे में। भैंस के बारे में बता रहे हैं कि बच्चा फंस गया था। आगे बताइए। मैडम बच्चा फंस गया था तो हाथ से निकलवाया। अच्छा, तो हाथ से निकलने के बाद सब कुछ सही रहा, जरीब डाल दी भैंस ने, सब कुछ हो गया, तो कुछ सफेद आता है। आपकी पूरी बात तो समझ नहीं आ पाई है। अशोक जी, आप समझ पा रहे हैं इनका सवाल? नहीं, इनके सवाल मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मैडम। ऐसे लगता है इन्फेक्शन हो गया वो बच्चा दानी में उसके लिए। अच्छा, बच्चे में इन्फेक्शन हो गया या फिर पशु नहीं, में? बच्चे दानी में, पशु में बच्चे। अच्छा, ठीक है। अशोक जी बता रहे हैं कि बच्चा फंस गया था, फिर डॉक्टर को बुला करके बच्चे को निकाला गया हाथ से, उसके बाद जो पशु है, जो भैंस है, उसके बच्चेदानी में संक्रमण हो गया है, तो क्या किया जाए? देखिए दिलीप जी, इसको डिस्टोकिया बोलते हैं। ये कभी कभी क्या है कि गाय या भैंस के ब्याने के समय कभी कभी बच्चा फंस जाता है और उसको निकालते समय उसकी जो बच्चेदानी है उसमें कभी कभी काफ़ी इंजरी हो जाती है, उसमें घाव हो जाते हैं। तो बच्चा निकालने के पश्चात में सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखनी चाहिए कि उस समय जेर उसके साथ में निकल जाए। यदि जेर नहीं निकली तो जेर का अगर थोड़ा सा भी टुकड़ा अंदर रह गया तो उससे संक्रमण हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि जेर अंदर निकल जाए। इसके बाद में अगर बच्चा निकालते समय उसके खुर की वजह से या बच्चे के किसी शरीर की वजह से बच्चेदानी में कोई घाव हो गया है तो उस घाव को भरने के लिए बच्चेदानी की सफाई करनी ज़रूरी है, और उसके अंदर कुछ एंटीबायोटिक्स वो रखना ज़रूरी है, और कुछ एंटीबायोटिक्स उसको पेरेंटरली लगाना ज़रूरी है ताकि बच्चेदानी की अच्छी तरह सफाई हो सके। और कुछ इसके अलावा कुछ उसके जो गर्भाशय की सफाई के लिए कुछ दवाइयाँ देनी जरूरी है। देसी दवाई के रूप में आप 40 ग्राम हल्दी, 40 ग्राम सौंठ, 40 ग्राम अजवाइन पीस करके और 250 ग्राम गुड़ 2 किलो पानी में उसको अच्छी तरह उबाल करके जब वो पानी 1 किलो रह जाए तो उसको रोज़ सवेरे शाम पिलाएं। तो इससे अगर उसकी बच्चेदानी के अंदर कोई संक्रमण है या उसके अंदर कोई मवाद है तो इसकी सफाई हो जाएगी। जी, सीतामढ़ी से कॉल फिर से जुड़ गया है प्रेम कुमार यादव जी, जिनका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम जी बताइए क्या सवाल है आपका? प्रेम कुमार यादव जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ सर। हाँ जी, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? सर संतुलित माने आहार का मैंने कितना अति माने करे संतुलित माने आहार। एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए। संतुलित जो होता है
ठीक है, संतुलित आहार के बारे में जानना चाहते हैं जी, माने कितना माने उसमें करें हम उसको दे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका प्रेम जी। फल कितना दिन दें, अनाज कितना? जी जी, नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। साहनी जी क्या बताना चाहेंगे? अपने पशु के लिए संतुलित आहार के बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या अनुपात होना चाहिए, किस तरीके से बेहतर आहार की व्यवस्था कर सकते हैं वे? देखिए, पशु के संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, पानी, ये पर्याप्त मात्रा में पशु को मिलने चाहिए। अब जैसे कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है तो पशु को आप एक साथ ज़्यादा हरा चारा नहीं दें। एक साथ ज़्यादा हरा चारा देंगे तो पशु को आफरा आ सकता है या पशु को दस्त लग सकते हैं। आप हरा चारा अगर वयस्क पशु है तो उसको लगभग 25 किलो आप हरा चारा दें, और हरा चारा भी कुट्टी करके दें। आप उसको साबुत नहीं दें, उसको कुट्टी करके दें, और उसमें करीब 6-7 किलो सूखा चारा यानी कि भूसा या खाकला जिसको बोलते हैं, वो उसको मिक्स करके उसको दें। इसके अलावा उसको जो बाट होता है, बंटा जिसको बोलते हैं, 1-1.5 किलो बंटा उसको दें। अगर वो भैंस 2.5 किलो दूध दे रही है तो 2.5 किलो दूध पर 1 किलो बंटा दें। अगर 10 किलो भैंस दूध दे रही है तो 4 किलो उसको बाट दें। इसी तरह से गाय, जैसे अगर 3 किलो गाय दूध दे रही है तो 3 किलो दूध पर उसको 1 किलो बाट देना आवश्यक है। इसी तरह से अगर कोई गर्भवती गाय है और उसकी पिछली तिमाही, जैसे मतलब अगर 8वें, 9वें, 10वें महीने में अगर भैंस है तो 1 किलो अतिरिक्त दाना उसको देना आवश्यक है। इसके अलावा उसको पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण, जैसे 50 से 60 ग्राम उसको खनिज लवण देना उसको ज़रूरी है। उसको जो है पानी, उसको स्वच्छ पानी उसको मिलना ज़रूरी है। इसके अलावा उसको 50 से 60 ग्राम नमक भी उसको आवश्यक रूप से दें, और ख़ास तौर से सेंधा नमक या काला नमक पशु की थान में पड़ा रहे ताकि इसको पशु चाटता रहे। तो इससे क्या है, पशु का हाजमा भी ठीक रहेगा और पशु की जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता वो भी बढ़ेगी। तो ये एक संतुलित पौष्टिक आहार इस तरह से हमारे एक वयस्क पशु को देना चाहिए। जी, तो ये था संतुलित आहार, किस तरीके से संतुलित आहार आप अपने पशु के लिए तैयार कर सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, सुरेश कुमार हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश से हमें कॉल लगाया है। सुरेश जी, बताइए सवाल क्या है आपका? मैडम जी, मेरा सवाल ये है कि मत्स्य पालन के लिए जो प्रोसेस है वो कैसे की जाती है, मतलब अप्लाई कहाँ करना है उसके लिए, मतलब कैसे? जी, पवन जी क्या बताना चाहेंगे? आप मध्य प्रदेश से हैं ये? जी, सुरेश जी, एक्चुअली ऐसा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का गाइडलाइन है। वो गाइडलाइन आप जो है विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, आपने जो पूछा कि कैसे अप्लाई करना है, तो आप उस गाइडलाइन के अंदर अलग अलग जो सब कंपोनेंट्स हैं, जैसे आप मत्स्य बीज उत्पादन इकाई लगाना चाहते हैं, या आप तालाब खोदना चाहते हैं, या आप जो है कोई कियोस्क अपना मछली बेचने के लिए लगाना चाहते हैं, या कोई आप इंसुलेटेड व्हीकल लेना चाहते हैं जिस इंसुलेटेड व्हीकल से आप फिश ट्रांसपोर्ट करेंगे, या फिर आप कोई रेफ्रिजरेटेड व्हीकल लेना चाहते हैं, या फिर आप ऑर्नामेंटल यानी रंग बिरंगी मछलियों की कोई इकाई लगाना चाहते हैं, या आप केज कल्चर करना चाहते हैं, या आप बायोफ्लोक टैंक लगाना चाहते हैं, RAS यूनिट लगाना, ये कई सारे उसके अंदर सब कंपोनेंट हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास क्या संसाधन है और आप क्या करना चाहते हैं, आपका किस तरीके का प्रोजेक्शन है। ये करके फिर आप अपना एक प्रोजेक्ट बनाइए। प्रोजेक्ट बना करके आप अपनी जो जिला स्तर पर जो फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उनसे मिलिए, वहाँ पे अपना प्रपोजल सबमिट कीजिए, और वो सबमिट जब आप करेंगे तो वहाँ पर राज्य स्तर पर उनकी एक कमेटी होती है, स्लेम्स करके, स्टेट लेवल अप्रूवल एंड मॉनिटरिंग कमेटी। वो आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव करेगी और अप्रूव करके डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज को भेजेगी। फिर यहाँ पर उसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। यदि आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, उससे विभाग को लगता है कि मछली पालन को बढ़ावा मिलेगा, आप लाभान्वित होंगे, आपके रोजगार डेवलप होंगे, और जो सोसाइटी के लोग हैं वो आपके मछली पालन से वो लोग भी लाभान्वित होंगे, तो इसको कंसिडर करके सैंक्शन किया जाएगा और आपका इकाई शुरू हो जाएगा। तो आपको मैं यही राय देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप गाइडलाइन पढ़िए। और कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? अगर आप हमारी विभाग की वेबसाइट है dof.goi करेंगे तो वो विभाग की वेबसाइट पर जो है PMMSY करके हाईलाइट करा हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करके और प्राप्त कर सकते हैं। जी, चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी और हमें आपकी कॉल्स का इंतजार है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, बने रहे हेलो किसान के साथ।
कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। आप देख रहे हैं लोग किसान ने। और अब एक बार फिर से आपको बता दें, हमारा आज का विषय है कि किस तरीके से आप मत्स्य पालन से लाभ ले सकते हैं और इस मौसम में कैसे आप पशुओं की देखभाल करें ताकि वो स्वस्थ रहें। और एक कॉलर है इंद्र सिंह है जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है। आइए इंद्र सिंह वर्मा जी से हम बात करते हैं और राजगढ़ से हैं ये जी। इंद्र सिंह साहब बताइए सवाल क्या है। जी मैं लोन लेना चाह रहा हूँ मछली पालन से। तो मुझे ऋण चाहते हैं आप मछली पालन के लिए? जी डॉक्टर पवन क्या बताना चाहेंगे? हाँ देखिए इंद्र सिंह जी, एक्चुअली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और जैसे किसान केसीसी आप सामान्य कृषि के अंदर बनवाते हैं, उसी तरीके से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 2 लाख रुपये तक का ऋण केसीसी के माध्यम से उन किसानों को मिल सकता है जो पहली बार मछली पालन शुरू कर रहे हैं। और जो पुराने मत्स्य कृषक हैं तो वो 3 लाख रुपए तक का ऋण केसीसी के माध्यम से ले सकते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है कि अगर आप कोई और आपका बड़ा प्रोजेक्ट है और उसके अंदर आप जो है अपना इकाई शुरू करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो कंपोनेंट है उसके अंतर्गत आप अप्लाई करेंगे। उसमें अगर मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो जो आपका कुल अमाउंट है जो प्रोजेक्ट का उसका 40% तक आपको सब्सिडी मिल जाएगा। और उसके बाद में जो बचा हुआ 60% अमाउंट है उसमें आपको कम से कम 10% अपने पॉकेट से इन्वेस्ट करना है और बचा हुआ जो अमाउंट है वो आप बैंक से में अप्लाई करके वहाँ से लोन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या वुमेन कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको सब्सिडी 40 से बढ़कर के 60% तक मिल जाएगी और बचा हुआ जो अमाउंट है वो आप बैंक से और अपने पॉकेट से इन्वेस्ट करके और ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपनी इकाई शुरू कर सकते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से। जी
तो कुछ बातें हैं और अन्य जो युवा हमारे किसान हैं या युवा मछली पालक हैं जो कि नई संभावनाएं तलाश रहे हैं, उन्होंने भी जानकारी हासिल की कि किस तरीके से आप मछली पालन कोई प्रोजेक्ट पर अगर आप काम कर रहे हैं तो ऋण कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और इसके बाद भी और भी कुछ जानकारियाँ अगर आप चाहते हैं तो हमारा मंच तो है ही, आप हमें कॉल करें, अपने प्रश्न हम तक पहुँचाएँ। सानी साहब, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया, हमारे एक दर्शक थे जो जानना चाहते थे कि किस तरह का आहार, संतुलित आहार हमारे पशुओं के लिए हम उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि जितना महत्वपूर्ण आहार है उतना ही महत्वपूर्ण उनका आवास भी है। तो आवास को लेकर इस वक्त कौन सी सावधानियां बरतें या फिर आवास में कैसे बदलाव करें ताकि पशुओं में किसी तरह की समस्या ना हो, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन पहले एक कॉलर है, उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ, मेरा नाम है कुबेर भाई चौधरी जी, गुजरात महसाणा मेरा पता है। मेरी भैंस के पेट में लोहा चला गया है जी, और उसके जो B1 काउंट है ना, वो डॉक्टर को बताने से 19,000 हो गए थे जी। हाँ, अभी जो उसकी दवाई करवाई तो काउंट डाउन हुए, तो मगर कुछ घास चारा बारा कैसे खाती नहीं है। भैंस अभी तक तंदुरुस्त है, क्या ऑपरेशन उसका हम करा सकते हैं? सानी साहब, जैसे बता रहे हैं कि लोहे का टुकड़ा इनकी पशु जो भैंस है उसके पेट में चला गया और इन्होंने कुछ इलाज भी कराया है, तो जो इनका सवाल है क्या मतलब क्या उस दिशा में इनको विचार करना चाहिए? देखिए, कभी कभी जो गाय भैंस हैं ये लोहा, कील, तार, सेफ्टी पिन, बिजली की तार इत्यादि ये कुछ चीजें खा जाते हैं। क्योंकि ये अगर बाहर खुले में छोड़ते हैं, एक खास तौर से जो गाय हैं, जो आवारा जिनको छोड़ दिया जाता है, सुबह छोड़ दिया जाता है, शाम को आकर के उनका दूध निकाल लिया जाता है, तो ऐसे पशुओं जो है ये कील, तार, लोहा वगैरह ये खा जाते हैं। और जब ये खा जाते हैं तो इनके 4 पेट होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। तो रूमेन में या तो ये एक साइड में, क्योंकि काफ़ी बड़ा रूमेन होता है, उसमें करीब 50-60 किलो उसके अंदर चारा भरा रहता है, तो अगर वो एक साइड में पड़ा रहता है तब तो कोई दिक्कत पशु को नहीं आती। लेकिन जब पशु ज्ञापन होता है जैसे 6, 7, 8 महीने का, तो क्या होता है कि जो गर्भाशय का दबाव जो है वो पेट के ऊपर पड़ता है। तो अगर कोई नुकीली चीज़ है, जैसे कोई कील है या कोई आलपेन है, कोई इस तरह से कोई नुकीली चीज़ है, तो वो जो पशु का जो पसली के पास में, जो आगे की पसली के पास में, कंधे के पास से वो चीज़ निकल करके बाहर आ सकती है और उसके जो दोनों टांगों के बीच में सूजन आ सकती है और दोनों टांगों के बीच में सूजन आ सकती है। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय तो ये है, कोई एक बहुत पावरफुल चुंबक लेकर के उसके जो कंधा है, उसकी जो वक्ष स्थल के पास में उसको फेर करके उससे मालूम किया जा सकता है। या कोई जो जिला पशु चिकित्सालय में एक्सरे करवा करके उससे मालूम पड़ सकता है कि अगर कोई इसके अंदर कील, तार या कोई भी लोहे की चीज़ खाई है तो एक्सरे से उसका मालूम पड़ सकता है और उसका ऑपरेशन करवा करके ही उसको निकाला जाता है। ठीक है। कमल सिंह एक और दर्शक है जिन्होंने मध्य प्रदेश से में कॉल किया है। कमल सिंह जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। अपना प्रश्न बताइए। क्या मैडम? जी बताइए, सवाल क्या है, आप किस बारे में जानना चाहते हैं? मैडम, मैं मत्स्य पालन जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं मत्स्य पालन के बारे में? क्या शासन की तरफ से क्या सुविधा है? जी, शासन की तरफ से क्या सब्सिडी, क्या सुविधा है तालाब बनाने के लिए? जी, आप जानना चाह रहे हैं कि क्या फैसिलिटीज डिपार्टमेंट दे रहा है? जी जी। अच्छा, देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के गाइडलाइन में तो क्लियरली लिखा हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप अपना नया तालाब खोदना चाहते हैं, मछली पालन करना चाहते हैं उसके अंदर, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जैसे फ्रेश वाटर, मध्य प्रदेश में तो फ्रेश वाटर ही है, वहाँ पर 7 लाख रुपये तक का प्रपोजल आप उसमें सबमिट कर सकते हैं। और उस 7 लाख रुपए में से अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 2,80,000 रुपये का आपको सब्सिडी डिपार्टमेंट की तरफ से मिल जाएगा। और यदि SC ST और वुमेन कैटेगरी हैं तो 4,20,000 रुपये तक का
यानी कि 60% अमाउंट आपको वहाँ से मिल जाएगा। उसके अलावा जैसे मान लीजिए आप ऑर्नामेंटल के यूनिट्स स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें अलग अलग सेगमेंट हैं। जैसे आपके पास में छोटा स्पेस है, कम से कम 300 स्क्वायर फीट, ये मैं हमारे जो शहर के जो भाई हैं वो स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए ऑर्नामेंटल फिश कल्चर यूनिट, तो उनके लिए भी मैं बता देना चाहता हूँ कि क्योंकि 300 स्क्वायर फीट उनके छत पे भी हो सकता है, ये स्पेस उनके आंगन में भी हो सकता है, वहाँ पर वो स्टार्ट कर सकते हैं। वो उसके लिए 3 लाख रुपये तक का प्रपोजल सबमिट किया जा सकता है और वही 40% और 60% के हिसाब से सब्सिडी डिपार्टमेंट देगा और बचा हुआ अमाउंट उनको जो है बैंक से या अपनी जेब से लगा करके वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे कंपोनेंट हैं, जैसे RAS का यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं तो RAS यूनिट के लिए प्रति टैंक 5 लाख रुपये के हिसाब से आप प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। बायोफ्लोक टैंक्स भी आप सबमिट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए किसी किसान भाई को अपनी मत्स्य बीज उत्पादन इकाई यानी कि हैचरी लगानी है तो फ्रेश वाटर में है, जैसे मध्य प्रदेश है आपका राज्य, वहाँ पर 25 लाख रुपए तक का प्रपोजल उसके अंदर सबमिट किया जा सकता है। उसमें भी 40 और 60% रेशो के हिसाब से डिपार्टमेंट आपको सब्सिडी देगा। और आपका कोई अगर पर्टिकुलर आपका प्रोजेक्शन है कि मेरे को ये करना है तो वो आप गाइडलाइन में देखिए और उस हिसाब से अप्लाई कीजिए। जी पवन जी, एक बात और भी मैं जानना चाहूँगी कि जो हमारे आम मछली पालक हैं जो परंपरागत तौर से नहीं कर रहे हैं और वो इस क्षेत्र में कुछ संभावनाएं तलाश रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या सजेशन रहेगी, सलाह रहेगी? देखिए, अभी जैसे कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि उनको किसानों की आय कैसे भी दुगनी करनी है, तो अब हमारा अगर भारत देश का एक परिदृश्य देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो कृषि से जुड़े हुए हैं। मछली पालक हैं लोग, लेकिन वो उतना संख्या में नहीं है। तो इन लोगों सभी लोगों के लिए मेरी राय ये है कि समाकलित मछली पालन के जरिए मत्स्य पालन से जुड़ें। समाकलित मछली पालन क्या है कि आप जैसे जो खेती कर रहे हैं, आप चाहे से गेहूं की फसल कर रहे हैं, चाहे आप अभी ये रबी की फसल के समय पे और बाजरा वगैरह या जो दूसरी फसलें वो कर रहे हैं, उनके साथ साथ आप अपने खेत में अपनी सुविधानुसार और अपनी जगह के अनुसार एक खेत तलाई का निर्माण करें। उस खेत तलाई निर्माण के लिए आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में आवेदन कर सकते हैं। आप अगर मान लीजिए अकेले करने में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है तो आप एक क्लस्टर बना सकते हैं, किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमारे प्रोविजंस जो सब्सिडी देने के हैं, जो प्रोजेक्ट सैंक्शन करने के हैं, उसमें ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए तालाब खोदना है, तालाब खोदने के लिए मैंने अभी जैसे आपको बताया कि 7 लाख रुपए तक का प्रपोजल सबमिट किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर लिमिट डिसाइड की है कि एक आदमी 2 हेक्टेयर तक के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके आएंगे, कोई जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बना करके आएंगे, तो वो लिमिट हम बढ़ा देंगे, वो वहाँ पर मैक्सिमम 20 हेक्टेयर तक जी बिल्कुल। और गवर्नमेंट सरकार भी जो है इस तरह के जो ग्रुप्स हैं उनको काफी प्रोत्साहित भी इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होगा अंजू जी कि जैसे समाकलित मछली पालन करेंगे तो जो खेत तलाई का पानी है, जो उसमें पानी भरा है, वो उनके सिंचाई के काम भी आ जाएगा और जो पानी उसमें बचेगा उसके अंदर मछली पालन के आय के अंदर दोनों तरह से लाभ ले सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। पवन कुमार है जिन्होंने बिहार से हमें कॉल किया है। जी पवन जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका? मैडम, प्रश्न यह है कि अभी जानवर को जो है कि पेट फूल जाता है और जो है कि पैर छटपटाने लगती है और उसके अच्छा खाना उसका बंद हो जाता है। ठीक है, सानी जी क्या बताना चाहेंगे? बता रहे पेट फूल जाता है पशु का। जी, अगर पशु का अगर पेट फूल जाता है तो इसका मतलब है पशु को आफरा है और बरसात में पशु को आफरा, ज़्यादा हरा चारा खाने से आफरा हो जाता है। अगर पशु को आफरा है तो उसको, अगर वयस्क पशु है तो 40 ग्राम अजवाइन, 40 ग्राम मीठा सोडा और 1 किलो गर्म पानी में घोल के उसको पिला दें। और उसके आधे घंटे बाद ये आप देख रहे हैं हींग, ये अच्छी किस्म की जो हींग है, 10 ग्राम हींग और 400 ग्राम सरसों का तेल, 400 ग्राम सरसों का तेल और 30 सीसी तारपीन का तेल, तीनों अच्छी तरह मिक्स करके पशु को धीरे धीरे पिलाएं और पशु को चलाते रहें। पशु को खड़ा ना रखें, पशु को ऐसी जगह पर खड़ा रखें कि जिससे उसे आगे की टांग ऊपर रहे और पीछे की टांग नीचे रहे। और पशु को एनीमा लगा दें, पशु को एनीमा लगा दें तो इससे पशु का जो है आफरा उतर जाए।
जी जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और ये वो समस्याएं हैं जिनसे हमारे जो पशुपालक हैं अक्सर दो चार होते रहते हैं, और सही जानकारी मिलने के अभाव में कई बार उन्हें बड़ा नुकसान हो जाता है। ऐसा ना हो, इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम हम आपके लिए किसान चैनल के माध्यम से पहुंचाते हैं। फिलहाल हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे और अभी भी थोड़ा समय बाकी है। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के, पशुपालकों के सवाल हम तक पहुँचे। छोटे से ब्रेक के बाद होगी आपसे मुलाकात। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए बात कर लेते हैं। केहरी सिंह है उत्तर प्रदेश से। जी बताइए सिंह साहब, क्या सवाल है आपका? केहरी जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बताइए क्या सवाल है? अरे हमारी भैंस ब्याह रही है, वो दूध नहीं दे रही है सही से। अच्छा, दूध कम हो रहा है भैंस का। सानी साहब क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भैंस का दूध कम होने के कई कारण हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण है कि उसको पेट के कीड़ों की दवाई दी गई है या नहीं दी गई। हमेशा ध्यान रखें कि पेट के कीड़ों की दवाई, ये एल्बेंडाजोल नाम की दवाई 3 ग्राम हमेशा पशु को हर 3 महीने पर आवश्यक रूप से पशु को पेट के कीड़ों की दवाई देते रहें। उसको संतुलित पौष्टिक आहार आवश्यक रूप से दें, उसको हरा चारा दें, उसको बांट दें। अगर वो 2.5 किलो भैंस दूध दे रही है तो 1 किलो बांट दें और उसको खनिज लवण दें और उस पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उसको मिलने बहुत जरूरी हैं। और खास तौर पर एक बहुत सस्ता आपको एक उपाय बता देता हूँ कि ये आप देख रहे हैं, ये चूना है। ये चूने को, जो पशु की खेली है, इसको पानी में आप भिगो दें। ये रात को उसको पानी में भिगो दें, सवेरे तक ये खिल जाएगा। और खिलने के बाद में इसको जो पशु खेली है, पशु खेली को उसको पोत दें और पशु की खेली में इसको आधा किलो या 1 किलो उसको डाल दें। ये चूना नीचे बैठ जाएगा और पानी नितर के ऊपर आ जाएगा। वो पानी जो पशु पिएगे तो उसको पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिलता रहेगा। इसके अतिरिक्त पशु को पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण देने जरूरी है। लगभग 50 से 60 ग्राम खनिज लवण उसको रोजाना दें, 50 ग्राम उसको नमक दें, उसको गुड़ दें, बांट दें। इसके अलावा शतावरी एक देसी दवाई आती है, शतावरी, लगभग 40 ग्राम शतावरी, 40 ग्राम सौंफ और 250 ग्राम गुड़, उसको सवेरे शाम आप देंगे तो पशु का जो है दूध आवश्यक रूप से बढ़ेगा। जी बिल्कुल, तो ये कुछ बातें हैं जिसका ध्यान रखें आप, और हम आशा करते हैं कि जो समस्या है वो ज़रूर आपकी दूर होगी। एक और कॉलर हैं।
बिहार से है ये कॉल, हमारे साथ जुड़ रहे हैं संत कुमार जी। आइए बात करते हैं। जी संत कुमार जी बताइए, सवाल क्या है आपका? सवाल है कि मेरा नीची जमीन में तालाब खुदवाना है। तालाब खुदवाना चाहते हैं आप? जी, नीची जमीन में तालाब खुदवाना है जी। हाँ देखिए संत कुमार जी, तालाब खुदवाने का बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर प्रावधान है। आप तालाब खुदवा सकते हैं। तालाब खुदवाने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने तालाब जहाँ पर खोदना है उसकी मिट्टी का परीक्षण करवाइए। उसका जो पार्टिकल साइज़ क्या है, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि कभी क्या होता है कि तालाब आप खुदवा लेते हैं, बाद में पता चलता है कि पोरोसिटी यानी कि जो पानी रिसाव की समस्या है वो मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो फिर पानी रुक नहीं पाता और किसान को उससे परेशानी होती है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आपकी मिट्टी के पार्टिकल का साइज़ क्या है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि क्ले जिसका साइज़ 0.002 mm का होता है, वो साइज़ हम लोग रिकमेंड करते हैं तालाब बनाने के लिए जी। ये जब आप करवा लें, किसी आपके आसपास की विभाग की जो लेबोरेटरी है वहाँ पर आप चले जाएं, वहाँ पर ये आपका परीक्षण हो जाएगा। दूसरी बात, तालाब के लिए जो पानी का स्रोत आप ले रहे हैं, आप एक बार उस पानी की गुणवत्ता भी चेक करवा लीजिए कि उसका पीएच क्या है पानी का, उसका कहीं पानी खारा तो नहीं है, आसपास में जो है सैलिनिटी तो उसके अंदर नहीं है, क्योंकि आप ताज़ा पानी की मछली पालन उसमें करना चाह रहे हैं। ताज़ा पानी के अंदर जो पैदा होने वाली जो मछलियाँ हैं, बेसिकली इंडियन मेजर कार्प्स और कुछ एक्जोटिक कार्प्स को हम लोग रिकमेंड करते हैं। जैसे इंडियन मेजर कार्प्स में रोहू है, कटला है, मृगल है, और एक्जोटिक कार्प्स में आपका सिल्वर कार्प है, ग्रास कार्प है, कॉमन कार्प है, ये रिकमेंड करते हैं। तो इन मछलियों के लिए जो पीएच है हम लोग रिकमेंड करते हैं कि 7.0 या उसके आसपास थोड़ा होना चाहिए, 6.5 से 8 तक भी अगर मान लीजिए पीएच होगा तो चलेगा। ये सारे जो पैरामीटर्स आप देख लें, तो इन पैरामीटर्स के साथ में फिर आप जो है तालाब निर्माण का एक प्रपोजल बना करके डिपार्टमेंट में सबमिट कीजिए। और उसका लिमिट जो है 7 लाख रुपए तक, अभी मैं पहले भी बता चुका हूँ, 7 लाख रुपए तक का आपका प्रपोजल आ जाएगा। तो जो सब्सिडी अमाउंट है डिपार्टमेंट आपको दे देगा, बाकी आप अपना पे करके उसमें कल्चर आप स्टार्ट। चलिए, ये तो बात हुई जैसे हम बता रहे मछली पालन किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स का आप लाभ ले सकते हैं, ऋण कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब सानी साहब, क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है, विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन समय को देखते हुए हमें कार्यक्रम को समाप्त करना होगा। अंत में कम शब्दों में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे पशुपालकों को और क्या सलाह देना चाहेंगे, जो कि अभी तक हम चर्चा में शामिल नहीं कर पाए। देखिए, बरसात के मौसम में कई संक्रामक रोग पशुओं में होते हैं, और बरसात के मौसम में ही पशुओं में बहुत ज़्यादा मृत्यु दर होती है। तो संक्रामक रोग से बचने के लिए गलघोंटू रोग का टीका अगर पशुओं पालकों ने अभी तक अपने पशुओं को नहीं लगवाया है तो गलघोंटू रोग का टीका लगवा लें। इसी तरह लंगड़ा बुखार, ये भी बरसात के मौसम में होता है। लंगड़ा बुखार में भी पशु के जो पुट्ठे हैं, उसके जो कंधे हैं, उसकी जो मांसपेशियाँ हैं, उसमें सूजन आ जाती है और उसको दबाने पे चर चर की आवाज़ आती है, काला उसका खून निकलने लगता है, और उसको 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार हो जाता है, और अगर उपचार नहीं गया तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसमें पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। और सबसे जो घातक रोग है जो गाय भैंसों में देखने को मिलता है वो गलघोंटू रोग है। गलघोंटू रोग में पशु को 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार हो जाता है, पशु का गला सूज जाता है, वो घुर घुर करने लगता है। अगर समय पर उपचार नहीं किया गया तो पशु की मृत्यु हो सकती है। इन्हीं दिनों पशुओं में काफ़ी चिच्चड़, जूं, कलीले, ये भी वाही परजीवी बहुत हो जाते हैं, और अंत्य परजीवी में पशु के पेट में बहुत तरह के कीड़े, गोल कृमि, चपटे कृमि, लिवर फ्लू, ये इत्यादि काफ़ी हो जाते हैं। यदि हमारे पशुपालक अंतः परजीवी, वाही परजीवी, इनसे हमारे अपने पशुओं को मुक्त कर लेंगे और संक्रामक रोगों से मुक्ति के लिए संक्रामक रोग निरोधक टीके लगवा लेंगे, नियमित रूप से उससे संतुलित पौष्टिक आहार देते रहेंगे, तो पशु स्वस्थ रहेगा, उत्पादक रहेगा, निरोगी रहेगा। बिल्कुल। तो हमारे पशुपालक ध्यान से इन बातों को सुने और आपके पशु स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और उनकी उत्पादक क्षमता बनी रहे, यही हमारा मकसद भी है, ताकि हमारे किसानों की, हमारे पशुपालकों की जो आय है उसमें वृद्धि हो। बहुत बहुत शुक्रिया सानी साहब हमसे जुड़ने के लिए और पशुपालकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद आपका।
पवन जी, आप भी स्टूडियो में आए और मत्स्य पालन योजना के बारे में, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में इतने विस्तार से आपने जानकारी दी, और वो नए युवा जो कि इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, मछली पालन करना चाहते हैं, उनको भी आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार आपका फिर से, धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का विषय क्या है इस कार्यक्रम में, कल इसी समय हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। कल का विषय आप जान लें। कल का विषय हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके बारे में हम आपको कल विस्तार से जानकारी देंगे, विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब देंगे। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें। हमारा ईमेल पता hellokisan2015@gmail.com। इस पर आप ईमेल कर सकते हैं। चाहे तो आप फेसबुक के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। करना बस आपको यह है कि फेसबुक पर जाएँ, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें और हमारा पेज खुल जाएगा, जिसे आप लाइक करें, फॉलो करें, अपने सवाल चाहे वॉल पे साझा करें या फिर मैसेंजर के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा एक और आसान तरीका बता देते हैं हम तक पहुंचने का। हमारा सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दौरान ये डीडी किसान कॉल सेंटर आपके लिए उपलब्ध रहता है। 1800-113-060, इस नंबर पर आप कॉल करें और अपने सवाल रिकॉर्ड कराएं, जिन्हें हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, या फिर कोई विषय अगर आप चाहते हैं कि जिसे हम आपके लिए लेकर आएँ तो उसके बारे में भी आप सुझाव दे सकते हैं। इसी के साथ ही दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।